कमांडो कोर्स इतना टफ होता है कि इस कोर्स को करने में अगर इंसान की जान भी चली जाए तो गवर्नमेंट कहती कि इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैंने अपनी वाइफ को बताया नहीं कि मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जाना जरूरी था। और जब युद्ध शुरू हुआ तो हमने उनके सारे बॉर्डर सील कर दिए, तो समुद्री साइड से पूरा ब्लॉक कर दिया कि अब तुम्हारे पास वेस्ट पाकिस्तान से कोई हेल्प नहीं आ सकती। अगर आप सरेंडर करते हो बहुत सी बात है, नहीं तो यू ऑल विल बी किल्ड, तुम सबको उड़ा दिया जाएगा। किसी पोस्ट पे गए तो नाम रख दो जी मधुबाला। नमस्कार, मैं ओमानंद। मेरे साथ आज जिन शख्स को आप देख रहे हैं, आप उनकी कैप को देखकर ही समझ चुके होंगे कि कौन हो सकता है। कैप्टन, सेना का कैप्टन, एक ऐसा कैप्टन जिसने कभी हार नहीं मानी, न जिंदगी में न बॉर्डर पर। आज एक ऐसी एज अवस्था में है, फिर भी वो हार नहीं मान रहे हैं, जिंदा दिल है। उन्होंने अपनी लाइफ को खुश बनाने के लिए गाना भी सीखा, गाने गाए, अवार्ड्स भी जीते और लोगों का मनोरंजन करके उनका भी दिल बहलाया। यह जिंदा दिली कहाँ से आई, कैसे आई, हम सब ये जानेंगे। दूसरा, हम ये जानेंगे कि इन सन 1971 की लड़ाई इनकी ज़िंदगी का खास दिन रहा, साल रहा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की एक पोस्ट को जीता था और कोई कैजुअलिटी नहीं होने दी अपनी बेल्ट में। कैप्टन साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। सर, हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपका सेना की तरफ ज्वाइन करने के लिए जो आपका कहते हैं कि जज्बा था, वो कैसे आया? देखिए, वैसे तो ये मेरे पिताजी का भी ख्वाब था। मेरे फादर साहब भी INA में रहे, सुभाष चंद्र बोस जी की फौज में। तो लेकिन वो एक सैनिक की हैसियत से थे। जब वो अंग्रेज अफसरों को देखते थे तो उनके मन में एक अंदर से फीलिंग आती थी, काश मेरा बेटा भी कहीं फौज में अफसर बने, ऑफिसर की पोस्ट पे फौज ज्वाइन करे और हमारे देश की सेवा करे। तो उन्होंने ये मुझे जैसे ही मैं कॉलेज की लाइफ में गया तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, बेटा मेरा ये ख्वाब है, बाकी तू देख ले, तेरा मन करे तो फौज जरूर ज्वाइन करना, अगर तुम मेरी एक इच्छा को पूरा करना चाहते हो, जो मेरा सपना है उसको पूरा करना चाहते हो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे भी इस चीज़ का शौक है, क्योंकि उन्हीं दिनों में पहले 62 की लड़ाई हुई, 1962 की। हालांकि हमारा देश चाइना से उसमें हार गया था, क्योंकि उस वक्त तक हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। वो नया नया तो देश आज़ाद हुआ था, पूरी तरह से जो है देश अपना डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं था। चीनी भाई भाई करके हाँ उन्होंने फंस गए और उन्होंने तो ये पांच सूत्रीय कोई एग्रीमेंट किया हुआ था आपस में, पंचशील एग्रीमेंट। तो उसके तहत इंडिया ने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये लड़ाई होगी, अचानक से लड़ाई हुई, हार गए हम। एक तो वो चीज़ जो है, जितने भी हम युवा थे उस जमाने में, हमारे दिलों को छू गई कि ये हुआ तो क्यों हुआ। अब हमें अपने देश की सेना को मजबूत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेना में जाएं। वही टाइम था जब मेरे कॉलेज से, मैं देशबंधु कॉलेज से पढ़ा हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया मैंने देशबंधु कॉलेज से। तो उस टाइम पे मैं NCC में था, मैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंडर ऑफिसर था। मैंने 26 जनवरी की परेड में भी कमांड की है। तो उन दिनों में ये एक वेव चालू हो गई। हम लोग काफ़ी थे नौजवान जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन करने के लिए अपना एक ध्येय बना लिया। फिर 1965 की लड़ाई आ गई उसके बाद में,
पाकिस्तान ने सोचा कि अगर चाइना इनके ऊपर अटैक करके जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूँ, क्यों ना मैं जम्मू कश्मीर जो है इसी को हथिया लूँ। तो उसने हमें कमज़ोर समझ लिया, हम पे अटैक कर दिया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी उसको। उन दिनों में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और हमारी तब तक सेना काफ़ी मजबूत हो गई थी, क्योंकि एक लड़ाई ने सिखा दिया कि हमें अपने देश को सैन्य शक्ति के हिसाब से काफ़ी आगे बढ़ाना चाहिए। शास्त्री जी ने उस समय एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। बिल्कुल। तो इतनी अच्छी तैयारी हमारी थी कि वो जीत गए। और उस टाइम तक मैं भी ग्रेजुएशन कर चुका था और मेरे और बहुत सारे साथी थे। हम सब लोगों ने उन दिनों में ये सोच लिया अब हम आर्मी के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी कर चुके थे और सारे अच्छे ढंग से ट्रेन थे। और एक वेव हो गई, हम लोग इतने ज़्यादा आर्मी में गए। और 1969 में मैंने आर्मी ज्वाइन की तोपखाने में, आर्टिलरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो तोपखाने में मैंने 1969 में सेकंड लेफ्टिनेंट बना, ट्रेनिंग हुई, वाईओस कोर्स किया। उसके बाद मैंने कमांडो कोर्स किया। कमांडो कोर्स इतना टफ होता है कि इस कोर्स को करने में अगर इंसान की जान भी चली जाए तो गवर्नमेंट कहती कि इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि कमांडो कोर्स असली लड़ाई से भी ज़्यादा टफ होता है। तो वो 1970 में मैंने किया, तो बड़ा मजबूती आई हुई थी शरीर में। ऐसे होता था कि मुझे तो ये लग रहा था कि किसी जगह मैं जोर से ऐसे मुक्का मार दूँ तो वो शीशा ही टूट जाएगा, इतना ज़बरदस्त शरीर हो गया था। और खैर एनीवे उन्हीं दिनों में 1971 में मेरी शादी भी हो गई। शादी हो गई मार्च में, और अक्टूबर के महीने में हमें ऑर्डर मिला कि जी आप ये छमजौड़िया सेक्टर है वहाँ को हमारी फ़ौज को मूव किया। पाकिस्तान ने उधर उस एरिया में बड़ा जमावड़ा कर रखा है, बहुत सारी फ़ौज आ गई है, तो हमें वहाँ जा कर के उनका सामना करना पड़ेगा। तो हम सब मूव कर गए। मैंने अपनी वाइफ को बताया नहीं कि मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जाना जरूरी था। शादी हुई, हाँ हाँ अभी आ गई भाई, आ जाओ बस। मतलब अभी तक तो उसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी। तो और मैंने बताया भी नहीं कि मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूँ। मुझे ये था कि नई नई है, अभी इसको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा शौक लगेगा। मैंने कहा या तुम अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ या मेरे गाँव चले जाओ। कहती ना, मैं यहीं फौजी कॉलोनी में रहूँगी, जहाँ हमारा वहाँ मिला हुआ था आर्मी का फ्लैट नहीं कोठी। तो कहती मैं यहीं रहूँगी। मैंने कहा चलो तेरी इच्छा है भाई। पता लग गया था इसको, भले मैं बताऊँ ना बताऊँ, इधर उधर से खबरें आ जाती हैं। तो बस फिर उसके बाद में वहाँ चले गए। अब उन्हीं दिनों में जैसे आप सब लोग जानते हैं, उस वक्त तक बांग्लादेश जिसको हम आज बोल रहे हैं, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था। वहाँ पर उनके जो फौजी थे वहाँ के सिविलियंस के ऊपर बड़ा अत्याचार कर रहे थे। उनके पेरेंट्स के साथ, उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे थे, उनके घरों को लूट रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ अत्याचार मचाया हुआ था। तो अब हमारा नेचुरली वो एरिया जो है बिल्कुल इंडिया के साथ लग रहा है। तो मानवता के नाते हमारे देश ने सोचा कि भाई हमें कम से कम, चलो फौजी तो एक अलग बात हुई, जो सिविलियन जिनका कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ से, वो बेचारे पिसे जा रहे हैं और ये लोग उनको अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर। तो हमारे गवर्नमेंट ने जो है उनको थोड़ी प्रोटेक्शन देनी शुरू की। थोड़ी थोड़ी प्रोटेक्शन देते 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 उन्होंने, पाकिस्तान ने इधर वेस्टर्न पाकिस्तान से उधर काफ़ी अपनी फौज भेज दी। तो आपस में सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध शुरू हो गया तो फिर तो दिक्कत नहीं। पहले तो हम लोग थोड़ी बहुत जो है, जैसे होता है ना, हेल्प हल्की थोड़ी सी एक आध बटालियन भेज दी, कोई कंपनी भेज दी, कभी कोई बटालियन भेज दी, कभी कुछ, तो ऐसे चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद में जब उन्होंने अपनी पूरी आर्मी भेज करके हमारे लोगों के ऊपर, हमारे सैन्य बल के ऊपर आक्रमण कर दिया, फिर तो हमारे पूरा डिविजनल और पूरा कोर, हमारी जो ईस्टर्न कोर थी वो सारी लग गई वहाँ पर। तो खुल्लम खुला युद्ध शुरू हो गया। और जब युद्ध शुरू हुआ तो हमने उनके सारे बॉर्डर सील कर दिए। उनको ना, क्योंकि मैदानी इलाका तो वो था ही नहीं ना, वहाँ से कनेक्शन तो बाई सी होता था। तो समुद्री साइड से पूरा ब्लॉक कर दिया कि अब तुम्हारे पास वेस्ट पाकिस्तान से कोई हेल्प नहीं आ सकती। अगर आप सरेंडर करते हो बहुत सी बात है, नहीं तो यू ऑल विल बी किल्ड, तुम सबको उड़ा दिया जाएगा। उनका राशन बंद, उनका सप्लाई बंद, उनका वेपन बंद, उनका मिशन बंद, सब कुछ बंद हो गया। कब तक लड़ेंगे? अल्टीमेटली उनके पास और कोई चारा नहीं रहा कि
हम लोग सरेंडर कर दें। तो 93,000 सोल्जर्स इंक्लूडिंग देयर जनरल, उनके जनरल भी बीच में थे, उनके ब्रिगेडियर्स, कर्नल, सब ऑल रैंक्स, अलॉन्ग विद देयर वेपन्स, टैंक्स, गन्स, मोटर्स, मशीन गन्स, जितने वेपन थे उनके वो भी साथ, वो सारे के सारे सरेंडर हो गए। तो आप लोगों ने पिक्चर भी देखी होगी कि हमारे जनरल अरोड़ा उनको उनके जनरल न्याजी थे जिन्होंने राइट कर साइन करके दिया कि हम सरेंडर कर रहे हैं। अब पूरे वर्ल्ड में अभी तक इतने बड़ी तादाद में कभी किसी देश ने दूसरे देश के 93,000 सैनिकों को कभी घुटने नहीं टिकाए और इतने प्रिजनर ऑफ वॉर POW नहीं बनाए, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और आप इनकी तो बात ही छोड़िए, इवन अगर आप महाभारत का युद्ध भी ले लें उसमें भी वो मरे तो लोग बहुत जरूर, लेकिन इतना बड़ा सैन्य बल कभी नहीं किसी ने नहीं पकड़ा। ये एक पूरे वर्ल्ड का अभी तक का रिकॉर्ड है, मुझे नहीं लगता कि आगे कभी ये टूटेगा। अब पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए कि भाई ईस्ट पाकिस्तान तो इन्होंने ले लिया और उसको बांग्लादेश बना दिया, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर मैक्सिमम आबादी बंगालियों की थी, तो उसका नाम बांग्लादेश रख दिया। वहाँ का जो है चार्ज उसके बाद में उनको दे दिया। ये नहीं कि वो बांग्लादेश हिंदुस्तान ने अपने पास रख लिया, उनकी गवर्नमेंट वहाँ बनाने के हिसाब से उनको बोल दिया आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए और आप इसको चलाइए, श्री राम की तरह। हाँ, श्रीलंका जैसे बस विभीषण को दे दी, विभीषण को दे दी, तो वो जीत करके उनको दे दिया। तो इधर इन्होंने जो वेस्ट पाकिस्तान था इस साइड में इन्होंने सोचा कि इंडिया की सारी फौज वहां लगी हुई है तो इधर अटैक कर दो। तो इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान से हमारी पोस्टों पे अटैक कर दिया और हमें पहले से आइडिया था। मैंने बताया ना आपको कि अक्टूबर के महीने में 2071 में हम लोग पहले मूव कर चुके थे वहाँ, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे उनका स्वागत करने के लिए कि ये अटैक करेंगे और बदला लेने के लिए। तो आपकी पोस्ट वहाँ तो मैं उस एरिया में पहले 10 गढ़वाल था, फिर 7 गढ़वाल इन्फेंट्री की रेजिमेंट होती है, पैदल फौज। तो मेन फौज तो पैदल फौज जो है ना वही चलती है, उन्होंने ही जा करके अटैक करना होता है छोटे वेपन्स पे। लेकिन कोई भी कहते हैं कि इन्फेंट्री जो है वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसको तोप खाने की सपोर्ट नहीं मिलती। तोप खाने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया हम यहाँ पर हमारी सेना लगी हुई है, हम लोग अपने मोर्चों में हैं, पाकिस्तान के लोग हम पे अटैक कर रहे हैं, तो मैं साथ में हूँ उनके एज ए फॉरवर्ड OP ऑफिसर। मैं अपनी तोपों को ऑर्डर करूंगा कि भाई हमारे सामने दुश्मन आ गया, इसके ऊपर फायर करो। इससे पहले कि दुश्मन हम पे चढ़ जाए, हम पे आके अटैक कर जाए, उससे पहले ही मैं अपने तोपों के फायर से, तोपों के गोलों से उसको खत्म कर दूंगा उनको। और अगर हमने उन पर अटैक करना है तो उसके लिए भी इससे पहले कि इन्फेंट्री जाकर के उनके ऊपर अटैक करे, मैं अपनी तोपों से जो है उनके एरिए पे अटैक करके इतना फायर करूंगा कि वो मतलब ऑलमोस्ट 80% कैजुअलिटीज तो तोपों से ही होती है। अगर तोपों का जो कमांडर है, जो वहाँ से जो डायरेक्शन देने वाला है, फॉरवर्ड OP ऑफिसर जो होता है, अगर वो वाकई फुली ट्रेंड है, उसको पूरा नॉलेज है, तो कैजुअलिटीज वो होने नहीं देता, बहुत कम से कम कैजुअलिटीज होती है। तो उस समय एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग हुआ करती या तो बहुत कम थी? हाँ, एयरफोर्स का देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, एयरफोर्स जो है ये इसका एक अलग टाइप का रोल रहता है। वो रोल ये रहता है कि अगर दुश्मन खुले में है, उधर से मान लिया उनके तोपें, उनकी सेना या उनके टैंक्स हम पे अटैक करने आ रहे हैं, वो खुले में हैं, तो हवाई जहाज आकर के उनके ऊपर अपने बम फेंक सकते हैं। तो अदरवाइज एयर के हिसाब से, हालांकि उनके पास हमसे ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट थे, जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे उनके, तो लेकिन हमारे जैसे नेट है, उस ज़माने में नेट हमारा इंडिया का उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया की थी, तो ये छोटे थे लेकिन इतने अच्छे ढंग से हमारे पायलट्स ट्रेन थे कि इन्होंने उनकी मतलब उनके जिसको बोलते हैं नाक में दम कर रखा था। उनका एक हवाई जहाज जाता था, ये 4 उसको घेर लेते थे चारों तरफ से। यानी कि दिमाग हमारे पास था, टेक्नोलॉजी। हाँ, बिल्कुल। तो उनके पास क्या था, उनके पास जितने भी एयरक्राफ्ट थे वो सारे अमेरिका से आए हुए थे, तो इनको उतनी ट्रेनिंग ही नहीं थी कि ये उसको वो उस ढंग से हम पे अटैक कर सके।
अच्छा, हवाई जहाज के साथ साथ एक जो होते हैं ना फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, बम नीचे से लोड होते हैं, नीचे क्लैंप होते हैं, तो उसके साथ जो बम रहता है। आप एक बार उड़ गए, आपको कहीं ना कहीं डाल के आना पड़ेगा। अगर आप उसको लेकर के लैंड करोगे, वहीं बम निकल गया, फट गया, तो आपका प्लेन भी गया और आप भी गए। तो ये फिर क्या करते थे, आते आते कहीं ना कहीं उजाड़ में कहीं भी फेंक आते थे, जाकर रिपोर्ट देते थे, जी हमने जो है थोड़ा शहर उड़ा दिया, हमने दिल्ली उड़ा दिया, हमने ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया। इस तरह के अफवाहें बहुत करते थे ये लोग। तो हमें मालूम था इनके बारे में कि ये लोग जो है ऐसे ही करते हैं। और मेन प्रॉब्लम कहाँ थी, एयरफोर्स का हमें ज़्यादा फायदा इसलिए नहीं हो पा रहा था कि उस जमाने में भी, इवन आज भी, रात को होते हैं सारे युद्ध, दिन में लड़ाइयाँ नहीं होती। वो महाभारत का जमाना अलग था, जब जैसे ही सूरज ढलता था लड़ाई बंद। अब यहाँ उल्टा है, जैसे ही सूरज छुपता है, जैसे अंधेरा होता है, लड़ाई शुरू। तो इस लड़ाई में भी ऐसी था, क्योंकि दिन के टाइम में अगर आप लड़ाई करोगे, मान लिया हम उन पर अटैक करने जा रहे हैं और उनके बंदे जो है बंकरों के अंदर छुपे हुए हैं, ऊपर छत है बिल्कुल कंक्रीट की और थोड़ी सी जगह होती है, वहां से वो हमें देख रहे हैं, वो तो एक एक दिन के टाइम में एक एक बंदे के ऊपर जो है पूरा एम लेके फायर करेंगे, हैवी कैजुअलिटीज हो जाएंगी अगर दिन के टाइम में अटैक करेंगे। इसलिए अटैक रात को करते हैं अंधेरे में, ताकि वो हमें ज्यादा देख ना सके, भाई हम लोग कितने कितने हैं, कितने लोग हैं, क्या क्या वेपन है, कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं। वो बात अलग है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है या उनके ओपी ऑफिसर है, उनके पास कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो वो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाते हैं, हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं। तो रात को ही सारे युद्ध होते थे उस जमाने में। अब रात को युद्ध होते हैं, तो रात के युद्ध में एयरफोर्स बिल्कुल कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम तक, उन दिनों तक हमारे जो प्लेन थे, इनके अंदर वो ऐसे कैमरे नहीं थे जो पूरा अंधेरे में देख सके कि भी उनके टैंक्स कहाँ हैं, उनके लोग कितने हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, क्या किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, कुछ नहीं पता लगा अंधेरे में। मतलब हमारे लिए बिल्कुल बेकार था, एयरफोर्स का कोई यूज नहीं हो सकता। तो इसलिए लड़ाई सारी रात को ही होती थी। तो दिन के टाइम में तो सिंपली उनके जो प्लेन आते थे हम पे अटैक करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको भगाने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको इंटरसेप्ट करके और उनको जो है चाहे तो उनको पकड़ना या उनको डिस्ट्रॉय कर देना, मोस्टली यही काम रहा हमारी एयरफोर्स का। तो उस टाइम में एयरफोर्स का इतना ज़्यादा हैवी यूज इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो पाता था। तो आपने जो पोस्ट जीती थी जी, और सुना है मैंने कि आपकी जो टीम थी, हाँ जी, और आपकी कमांड में चल रही थी, हाँ, और आपने इस तरह से इतने अच्छे तरीके से उस पोस्ट को, जिस पोस्ट पे आप आक्रमण कर रहे थे, और वो जीतनी थी, वो इतने बखूबी तरीके से जीती कि आपने कोई कैजुअलिटी अपने नहीं होनी। तो वो वाकया क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही सुना है, जहाँ से भी सुना है। लड़ाई चलती रही, 3 दिसंबर को शुरू हुई, मैंने जैसे आपको बताया। तो इधर से पाकिस्तान, आपको बताइए कि अमेरिका के साथ इनकी पूरी साठगांठ थी। उधर से अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट वहाँ से भेज दिया, रवाना कर दिया। उसके ऊपर काफ़ी सारे वेपन्स और काफ़ी सारे वार के जो है सारे इक्विपमेंट्स थे। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कि भी ये अगर अमेरिकन आर्मी भी अगर हमारे साथ लड़ेगी तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। उधर से रशिया ने भी भेज दिया तो इसको काउंटर करने के लिए। तो दोनों की जब उनके फ्लीट आने शुरू हो गए, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन दिनों में भुट्टो जी और इंदिरा जी इंडिया में, तो इन लोगों की आपस में टेलीफोन पर बातचीत हुई कि भाई हम इसको लड़ाई को अवॉइड ही कर दें, नहीं तो 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। वो लोग तो यहाँ पर आएंगे, फाइटिंग की, अपना बम फेंके और चले जाएंगे। नुकसान हमारे देश के सिविलियंस का होगा, क्योंकि जब बम फेंकेंगे उनके हवाई जहाज वगैरह, क्योंकि जो उन्होंने दे रखे थे एरोप्लेन वगैरह, अभी तक तो पाकिस्तानी उड़ा रहे थे, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, ये इतना पूरी तरह से ट्रेन नहीं थे। लेकिन उनके तो जो पायलट्स है वो तो पूरी तरह से बखूबी ट्रेन थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बर्बादी होती, और ख़ास करके हमारे सिविलियंस की, नागरिकों की। तो इस चीज़ को देखते हुए, और रशिया वाले जो है पाकिस्तान में करते इसी तरीके से, दोनों मुल्कों के जो सिविलियंस हैं उनकी बर्बादी होती, ये सब चीज़ें सोच के इन्होंने एक मीटिंग की शिमला में
वहां पर जो है डिसाइड हुआ कि 17 दिसंबर को हम सीज फायर कर देंगे शाम के 8 बजे। समझौता शिमला समझौता कहा जाता है, हाँ, आज तक भी विवादास्पद बना हुआ है। वो विवादास्पद ही बनाए रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की आदत है कि ये किसी भी समझौतों को मानते नहीं हैं, कर लेते हैं, उसको पता नहीं कैसे मान लिया इन्होंने, डर के मारे कि भाई यहाँ पर यह बहुत तगड़ा विश्व युद्ध हो जाएगा इसलिए मान गए, अदरवाइज शायद वो ना मानते। अगर मैं तो कहता हूँ ना मानते तो अच्छी बात थी, क्योंकि हम इतनी ऐसी कमांडिंग पोजीशन में थे कि हम जो है पाकिस्तान को काफी पीछे धकेल देते। फिर ये समस्या जो आज कश्मीर की आ रही है, शायद इतनी बड़ी समस्या ना बनती, हमने हो सकता है कश्मीर का भी हिसाब किताब कर दिया होता। खैर जो होना था हुआ, तो वो एग्रीमेंट हो गया, सीज फायर डिक्लेयर होनी थी 8 बजे तक। तो हमारे पास ऑर्डर्स आ गए कि पीछे की दोनों देशों के बीच में एक मनवर तवी है, वो चिनाब नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी उसकी ब्रांच है, वो दोनों के बीच में से बह रही थी। और उस टाइम तक ये हिसाब किताब था कि उसको हम सीज फायर लाइन बना दें, इधर को हमारे पास एरिया रहे, उधर को उनके पास एरिया रहे। तो उस टाइम पर ये मेरे पास ऑर्डर पहुंचे कोई शाम को 4 बजे के करीब, 17 दिसंबर को, कि मनवर तवी के इधर को कोई भी पोस्ट पाकिस्तान के पास ना रहे, उनका कोई भी इधर अधिकार ना रहे। तो 3 पोस्टें थी, एक नहीं थी 3 पोस्ट थी। वो तीनों पोस्टें जो है हमने कैप्चर करनी थी 8 बजे से पहले, क्योंकि 8 बजे सीज फायर डिक्लेयर हो जानी थी। तो अब ये जो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, अब ये किसको दिया जाए। तो मेरे जो सीओ थे, सीओ के ऊपर फिर ब्रिगेड कमांडर थे, उन लोगों ने मेरे बारे में, उससे पहले लड़ाई चल रही थी ना, डेली चलती थी 3 दिसंबर से लेके 17 तक। तो उसके बीच में जो है जिस पोस्ट पे जहां मैं था, वहां पाकिस्तान कभी भी हम पे अगर अटैक करता रहा तो उनकी कैजुअलिटीज ज्यादा हुई, हमारी कैजुअलिटीज तो ना के बराबर थी। मैं उनको अपने तोपों के बलबूते पे पीछे ही रखता था, उनको दूर ही रखता था, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि मेरे नजदीक आ जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि इनका ओपी ऑफिसर जो है बड़ा फुली ट्रेंड है, ये हम पे जो है तोपों का फायर करवा करके हमारा नुकसान ज्यादा करेगा। बहरहाल वो तो टाइम निकल गया। अब 17 दिसंबर को ये 3 पोस्टें जो है मनवर तवी के इधर को थी, तो ये ऑर्डर आया कि भी ये आपको दिन में ही अटैक करके आपको ये जीतनी है, और 8 बजे से पहले जीतनी है। 8 बजे के बाद में एक राइफल की गोली भी नहीं चलनी चाहिए, टोटली सीज फायर हो जाना चाहिए। तो अब राइफल की गोली नहीं, मेरे को तो तोपों का फायर करवाना था। तो फिर मैंने 7 गढ़वाल रेजिमेंट के जो उनके बटालियन के जो सीओ थे, फिर उनकी कंपनियों के कंपनी कमांडर्स थे, तो उनके सबकी मीटिंग हमने की। मीटिंग करके फिर फायर प्लानिंग बनाई। फायर प्लानिंग बना करके उनको मैंने बता दिया, मैंने कहा अब आप ये मान के चलिए ये दिन की लड़ाई है, रात की नहीं है। वो हमने हिसाब बनाया था कि हम 6 बजे के करीब यहाँ से मार्च करेंगे उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो 6 बजे, हालांकि उन दिनों में 5:30 पौने 6 के करीब सूरज ढल जाता है। सूरज ढलने के बावजूद भी नजर आता है सब कुछ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता। बिल्कुल अंधेरा तो तकरीबन 7 बजे के करीब ही होता था, 7 साढ़े 7 बजे। तो अब हमें कम से कम 2 घंटे का टाइम चाहिए था 3 पोस्टों के लिए। जहां से हम लोग चलते हैं उस एरिया को FQP बोलते हैं, फॉर्मिंग अ प्लेस। तो वहां पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे। तो मैंने दिन में ही, जब मेरे पास टाइम ये आई कि हमें अटैक करना है, मैं अपनी कमांडो पार्टी को लेकर के दुश्मन के बहुत नजदीक गया, यानी 50 गज के नजदीक तक गया। ये हमें ट्रेनिंग होती है कमांडो कोर्स में। तो वहां पर पूरे का पूरा उनका जो है हिसाब किताब, कहाँ पर कितने एरिया में ये पोस्ट है, कितने एरिया में ये पोस्ट है, कितने एरिया में ये पोस्ट है, यहाँ पर कितनी सैन्य शक्ति है, कितनी उनके सोल्जर्स हैं, मतलब कितना बड़ा टारगेट है, ये सारा का सारा नोट करके ले आया। दिन के टाइम में मैंने हर एक अलग अलग रेजिमेंट की एक तोप से फायर करा के, उसको हम रेंजिंग बोलते हैं, वो करा करके उनका डाटा जो है वो निकाल लिया। मतलब जब रेंजिंग का क्या होता है कि जैसे मान लिया अपनी तोप का फायर कराया, दूसरी साइड में जा गिरा उनके पीछे, फिर हम ड्रॉप करते हैं, रेंज कम करते हैं, पता लगा गोला इधर गिर रहा है, फिर बढ़ा दी रेंज। ऐसे घटाते बढ़ाते एक बार गोला उनके जब पोस्ट पे गिरेगा तो वहां पक्के बंकर होते हैं, तो बंकर के ऊपर जैसे गोला गिरेगा चिंगारी निकलती है,
तो पता लग जाता है दूर से कि ये घोड़ा सही जगह पहुंचा है। तो उसकी तोप ने क्या रीडिंग लगाई थी उसको ग्रिड रेफरेंस बोलते हैं हम लोग। जैसे आजकल कहते हैं हाँ भाई अपने वो भेज दे, मुझे लोकेशन भेज दे। लोकेशन क्या है? यही है, दिस कॉल्ड लोकेशन। तो वो उनकी जो लोकेशन है प्रॉपर, उनके जो ग्रिड रेफरेंस है, मैंने उनको बता दिया भाई ये टारगेट आप इस पोस्ट का ये इनका डाटा है, इसको सेव कर लो। उनके नाम हम उस जमाने में फिल्म एक्ट्रेसेस का देते थे, हाँ जी इसका नाम रख दो माला सिन्हा, ठीक है। दूसरी पोस्ट पे किया इसी ढंग से, नाम रख दो भाई साधना। तीसरी पोस्ट पे गए तो नाम रख दो जी मधुबाला। ऐसे करके थोड़ा एंटरटेन सा रहे। तो अब उनको जो है ये बता दिया। अब रात के टाइम में मैं देख नहीं सकता एग्जैक्टली पूरी लोकेशन, दिन में ये दिन में मैंने कर लिया, डाटा बता दिया उनको। मैंने बता दिया जब मैं बोलूं कि माला सिन्हा इतने तोपों से फायर करो, उसकी एक हमारी कमांड होती है, तो तुमने मतलब उस टारगेट पे फायर करना है। अगर मैं बोलता हूँ साधना पे करना तो इस टारगेट पे। 3 पोस्टें थी, तीनों के अलग अलग नाम दे दिए। तो हमारे जो ब्रिगेड कमांडर थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी मुझे कम से कम 54 तोपों का फायर चाहिए, दिन में करना है, हम इतना आसानी से इसको जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा बेशुमार, तुम्हें जितना अम्युनिशन चाहिए उतना मिलेगा, क्योंकि सीज फायर थी। उसके बाद में तोपों का अम्युनिशन की हमें कोई ऐसी परेशानी भी नहीं थी। अगर ज़्यादा भी अम्युनिशन लग जाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद में और कोई लड़ाई होनी नहीं। मैंने वहाँ पर उन टारगेट के ऊपर इतना ज़बरदस्त फायर करवाया कि उनके इधर से फिर मैंने अपनी फौज को आगे मूव करने का सिग्नल दे दिया कि अब आप मूव करो, थोड़ा स्लो पेस पे, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे आप चलते जाइए आगे। और मेरी तोपों का फायर हो रहा है उनके ऊपर। जब हम उनसे जो है जो पोस्ट है जिसके ऊपर अटैक करना है मेरी इन्फेंट्री ने, जनरली जब 400 गज पीछे रह जाते हैं तो मैं फायर बंद कर देता हूँ। लो भाई अब यहाँ से आप भाग करके इनके ऊपर अटैक करो। वो कह जी नहीं अभी लाइट है, आप थोड़ा और आगे ले जाइए। मैं और आगे, मैंने 300 गज का एरिया हो, मैंने कहा अब बंद कर देता हूँ। करते करते 200 गज तक पहुंच गया। मैंने कहा अब मैं नहीं फायर नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि गोले तो हम पे भी गिर सकते हैं। कोई मैंने कोई बिल्कुल ये थोड़ी तो बात ही ये कि जी बिल्कुल गोला यहीं गिरेगा, तो गोला माइनस भी तो हो सकता है थोड़ा, तो हमारी ट्रुप्स के ऊपर ही गिर जाएगा। बहरहाल जी फिर मैंने स्टॉप किया और हमने उनके ऊपर अटैक किया पैदल। हाँ पैदल फौज में अटैक करना होता है। जैसे ही हम आगे गए 80% से ज्यादा कैजुअल्टीज ऑलरेडी हो चुकी थी उनकी, पाकिस्तान की, और बाकी के उनको पता लग गया कि हम पे अटैक हो रहे हैं। वेपन लेकर के बाहर आ गए कि जी हमें आप गिरफ्तार कर लीजिए, हमें प्रिजनर बना लीजिए, हम लड़ाई नहीं कर सकते। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवें का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।